जय हिंद बच्चों। इकोलॉजिकल पिरामिड हम लोगों को शुरू करना है, जिसमें पीछे के जो आहार श्रृंखला, आहार जाल और अलग अलग पोषी स्तर हम लोगों ने पढ़े हैं, उसका एक मिला जुला रूप, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफीय निरूपण यहाँ हमें देखने को मिलेगा कि वह ग्राफ के रूप में यदि उसको हम लोग निरूपित करें या लिखने का प्रयास करें या प्लॉट करने का प्रयास करें तो कैसा दिखता है। तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है उसी को हम लोग पारिस्थितिक पिरामिड के नाम से जानते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड और कुछ नहीं, जो आहार श्रृंखला है, आहार जाल है, उसी का ग्राफीय निरूपण है। पारिस्थितिक पिरामिड बेटा तीन तरह से हम लोग इसको देखते हैं। एक संख्या का पिरामिड होता है, एक जैव भार का पिरामिड होता है और एक ऊर्जा का पिरामिड होता है। अब अलग अलग आहार श्रृंखला और आहार जाल और पोषण स्तर को लेकर इन तीनों ही चीजों को यदि जज करते हैं तो पिरामिड के जैसी आकृति हमें बनते दिखती है। जैसे देखो जरा, मान लीजिए एक घास स्थल वाले पारिस्थितिक तंत्र की हम लोग बात कर लेते हैं। उदाहरण से समझे, इस पिरामिड का कंसेप्ट उदाहरण से समझे। एक घास स्थल वाले पारिस्थितिक तंत्र की बात कर लेते हैं। अब घास स्थल वाले पारिस्थितिक तंत्र में देखो तो जरा, मान लो कोई खेत, संख्या का पिरामिड की हम लोग बात कर रहे हैं। उस खेत में जितने धान के पौधे हैं, ठीक है, मान लो धान का पौधा लगा हुआ खेत है या मक्का का पौधा लगा हुआ खेत है, तो जीवों की संख्या हर स्तर पर, हर पोषी स्तर पर जीवों की संख्या को जज करिए आप। तो मक्का का पौधा लगा हुआ है या धान का पौधा लगा हुआ है तो धान के पौधों की संख्या उस पर्टिकुलर खेत में गिनिए। अब उस धान पर वो उत्पादक होगा, पोषी स्तर पहला है, उत्पादक होगा यहां पर धान का पौधा, धान का पौधा। और संख्या की बात मैं कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जैव भार पर भी बात होगी और ऊर्जा पर भी बात होगी, तो सब में बातें अलग अलग हो जाएंगी। अभी संख्या की बात करते हैं, एक जगह कहीं समझोगे। इस धान के खेत में धान का खेत है, धान का पौधा लगा हुआ, ये पोषी स्तर पहला होगा, उत्पादक है। यहाँ सारे जीव आपके प्रोड्यूसर हैं, पी लिख रहा हूं, प्रोड्यूसर है। अब उस खेत में, उस धान के पौधे पर और कितने जीव आश्रित हैं, उनकी संख्या को देखो। क्या उनकी संख्या, मान लो टिड्डा है जो धान को खा रहा है या धान के पत्ते को खा रहा है, उसी में फिर चूहा भी होगा। धान के खेत में चूहा भी तो लगते हैं, या और कोई जानवर होगा जो उस शाकाहारी भोजन पर आश्रित होगा, निर्भर होगा, तो उसकी संख्या क्या उतनी ही होगी जितनी धान के पौधे की होगी, कि संख्या उसकी धान के पौधे से कम होगी? धान के पौधे से कम होगी। कम होगी तो उसके लिए एक ऐसा बक्सा बना लेते हैं, ठीक है, कम गया क्योंकि यहां पर ऐसा बक्सा था, एक कम करके हमने बना लिया। तो ये जो होगा ये धान के पौधे पर आश्रित है, इसका मतलब है ये उपभोक्ता है, कंज्यूमर है। और ये दूसरा पोषी स्तर होगा, कंज्यूमर है। कंज्यूमर, ये प्रोड्यूसर था, उत्पादक था, ये कंज्यूमर है, उपभोक्ता है। और उपभोक्ता में भी प्राथमिक उपभोक्ता है, तो इसको इस टाइप से लिखो, प्राइमरी कंज्यूमर, पीसी, प्राइमरी कंज्यूमर, तब ज्यादा और बेहतर होगा। अब उसी धान के खेत में इस जानवर को, इन जानवरों को खाने वाले जानवरों की संख्या वो कम होगी या ज्यादा होगी? संख्या की अभी बात कर रहा हूं, इसलिए चूंकि पिरामिड अलग अलग कैटेगरी के हैं तो तीनों में अच्छे से समझिएगा, तभी पिरामिड का क्वेश्चन बनेगा। नहीं तो हल्का है और फिर गलती कर लेते हैं, तो इसलिए इसको समझना है। भारी टॉपिक नहीं है, टॉपिक हल्का है, बस एक बार ये आइडिया आ जाए, कंसेप्ट आ जाएगा ना, तो आसान लगेगा आप। अब इन जानवरों को खाने वाले जो जानवर हैं उसकी संख्या उसी धान के खेत में इससे कम होगी या इससे ज्यादा होगी? इससे कम होगी। इससे कम होगी तो एक और छोटा बक्सा बना लिया, ये तीसरा पोषी स्तर हो जाएगा, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा। और इन जानवरों को खाने वाले जानवर, मान लीजिए यहां टिड्डा था, टिड्डा को मेढक ने खाया और इसको सांप खा रहा है, तो सांप की संख्या मेढक से कम होगी या ज्यादा होगी? सांप की संख्या मेढक से कम होगी, ज्यादा होगी, कम ही होगी।
अब यहाँ पर वो था, तो ये चौथा कंज्यूमर, पोषी स्तर चौथा हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर था ये टर्सरी कंज्यूमर। और यदि बात करेंगे इस सांप को खाने वाले जानवरों की, तो सांप को खाने वाले जानवरों की संख्या और भी कम होगी। मुश्किल से आपको लगेगा जैसे कोई इस टाइप से नजर आ रहा है, ये आपका टर्सरी कंज्यूमर था, ये क्वाटरनरी कंज्यूमर हो जाएगा और पोषी स्तर 5 हो जाएगा। अब ये जीवों की संख्या को आपने निरूपित कर लिया, कॉपी पर हम लोगों ने बना लिया। अब इस ग्राफ से क्या कुछ पता चल रहा है? अब इस ग्राफ को दूसरे नजरिए से थोड़ा सा देखने का प्रयास करो। देखो, यदि इस ग्राफ को ध्यान से समझ बच्चा, कुछ इस ढंग से हम लोग प्लॉट करें तो क्या ये ग्राफ ठीक रहेगा? अब एग्जैक्टली ऐसा बाउंड्री तो बनाया हुआ है नहीं कहीं पर कि वही जीव खाएगा या उसी ढंग से होंगे। ये ग्राफ कुल मिला के हमको इस टाइप का, इस शेप में आ जा रहा है। और ये शेप पहले भी चर्चा हुई है, पिरामिड का शेप होता है। तो ये इसलिए पिरामिड कुछ नहीं है अलग से, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जीवों की संख्या का, जीवों के जैव भार का, और जीवों के शरीर में या उस पूरे चेन में जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है उसका एक ग्राफीय निरूपण जब हम करते हैं तो वही ग्राफीय निरूपण पिरामिड कहलाता है। जब ऊर्जा का ग्राफीय निरूपण करेंगे तो ऊर्जा का पिरामिड कहेंगे। जब संख्या का, जीवों की संख्या का ग्राफीय निरूपण करोगे तो उसको संख्या का पिरामिड कहेंगे। और जीवों के बायोमास का जब हम ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो जैव भार का पिरामिड कहलाएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक में मूल रूप से हमें यही देखना है, तीनों तरह के पिरामिड की चर्चा करनी है। कौन पिरामिड किस इकोसिस्टम में कैसा होता है, सवाल यहीं से पूछता है। अब ये संख्या का पिरामिड, यदि इसको हम एक वृक्ष इकोसिस्टम में लेके चले, ध्यान से समझोगे, आपने कहा ये संख्या, अब इसी चीज को मैं एक ट्री इकोसिस्टम में ले रहा हूं। एक वृक्ष, एक अकेला वृक्ष, मान लीजिए बरगद का बड़ा घना वृक्ष है, बरगद का बड़ा घना वृक्ष है। अब उस वृक्ष पर भी तो इकोसिस्टम चल रहा है, परजीवी श्रृंखला का उदाहरण पीछे दिया हुआ था आपको। उस वृक्ष पर ढेर सारे और जानवर रह रहे हैं, चिड़ियां रह रही है बहुत सारी। संख्या की यदि बात करेंगे तो बरगद के पौधे की संख्या तो एक है, लेकिन उस एक जीव पर रहने वाले अन्य जीवों की संख्या ज्यादा हो गई। तो देखो जरा, अब नीचे में कह रहे हो संख्या कम है, ध्यान से समझ, नीचे में कह रहे संख्या कम है, ये बरगद का पेड़ हो गया नीचे। ठीक है, अब इस पर जो चिड़ियां रह रही है तो चिड़ियों की संख्या तो बरगद के पेड़ से ज्यादा है। या आम के ही पेड़ पर यदि रह रही हो तो आम का पेड़ एक, चिड़ियों की संख्या हर पेड़ पर 10, 20, 50, 100, 200 चिड़ियां रह रही होगी। संख्या की जब बात करेंगे तो इधर की तरफ ये आपको बड़ा बढ़ता हुआ ही नजर आएगा, इधर की तरफ ये आपको और इसकी संख्या ज्यादा नजर आएगी, नहीं आएगी? चिड़ियों की संख्या ज्यादा है। और अब हर चिड़िया के शरीर पर यदि परजीवी रह रहा हो तो एक अकेला परजीवी तो एक चिड़िया के शरीर पर नहीं होगा। जैसे चिड़िया के शरीर में बाल में रोए में कोई और जीव जो रह रहा है, जैसे गायमाल के शरीर पर कह रहे हो चमोकन रह रहा है या चिल्लर रह रहा है या कुछ और इस तरह का, तो चिड़िया के शरीर पर भी कोई न कोई परजीवी होगा, नहीं होगा? अब हमारे आपके जैसे तो डेली नहा भी नहीं रही है तो उसके शरीर में वो परजीवी बड़ा मजा से जिंदा होगा। इधरो है नहीं नहाने वाला जानवर सब, क्या रे? अच्छा ठीक है, तो परजीवी आपके भी शरीर पर ज्यादा ही होगा, तो उसकी संख्या और ज्यादा हो जाएगी। देखो ट्री इकोसिस्टम में उसकी संख्या बेटा और ज्यादा हो जाएगी। यदि इसको बनावे हम लोग, इसकी संख्या देखिए और ज्यादा हो गई है, और यह इकोसिस्टम यहीं पर समाप्त भी हो रहा है। एक पेड़ है, पेड़ पर कुछ चिड़ियां रह रही है और हर चिड़िया के शरीर पर परजीवी रह रहा है, तो इसकी संख्या और ज्यादा हो गई। अब यदि इस संरचना को आप ध्यान दोगे तो ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ये भी पिरामिड है, लेकिन उल्टा है। ये सवाल इस पर इसी ढंग का पूछता है जो किस इकोसिस्टम में पिरामिड सीधा होता है और किस इकोसिस्टम में पिरामिड उल्टा होता है। कंसेप्ट यहां यही है मूल रूप से, और ज्यादा सवाल नहीं पूछता। एक कोई 2 नंबर का सवाल कभी पूछ लिया तो पूछ लिया, जो संख्या के पिरामिड से क्या समझते हैं।
या फिर ऊर्जा के पिरामिड से क्या समझते हैं, जैव भार के पिरामिड से क्या समझते हैं, ये कभी पूछ लेगा तो पूछ लेगा, लेकिन ज्यादातर सवाल ऑब्जेक्टिव हैं और वो कब उल्टा होता है पिरामिड और कब पिरामिड सीधा होता है, इस पर सवाल होगा। ये क्वेश्चन हर बच्चा बना लेगा यदि वो ये सोचने के लिए वो सीख गया है, जो कैसे जिस इकोसिस्टम का हमको नाम देगा उस इकोसिस्टम में हम फूड चेन एक बनाकर या आहार जाल बनाकर सोचते जाएंगे, तो खुद ही पकड़ लोगे कि ये सीधा होगा या उल्टा होगा, खुद पकड़ लीजिएगा। लेकिन थोड़ा सा उधर दिमाग अप्लाई करिए। जैसे हमने वृक्ष इकोसिस्टम नाम दिया, कहा वृक्ष इकोसिस्टम में संख्या का पिरामिड होता है, ऑप्शन में दिया है उल्टा सीधा दोनों है, कोई सही नहीं है। तो अब वृक्ष इकोसिस्टम दिमाग में तो आना चाहिए ना, पीछे चर्चा तो हुई है वृक्ष इकोसिस्टम की कि भाई वृक्ष इकोसिस्टम में एक वृक्ष है, एक वृक्ष पर ढेर सारी चिड़ियां रह रही है और हर चिड़िया के शरीर पर ढेर सारा परजीवी रह रहा है, संख्या की ही बात उठ रही, तो संख्या वृक्ष एक है, तो जाहिर सी बात नीचे में जो निचला सिरा होगा वो तो बहुत संकीर्ण हो जाएगा और उस पर ढेर सारी चिड़िया, तो ये बढ़ रहा है और हर चिड़िया के शरीर पर ढेर सारा परजीवी वो और भी बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे ये कुछ ये शेप लेता जाएगा और इस शेप को यहाँ पर क्लोज करें मिलावें तो ये एक पिरामिड ही बना, लेकिन ये पिरामिड उल्टा है, क्योंकि ये पिरामिड का बेटा टॉप पॉइंट कहलाता है और ये पिरामिड का बेस कहलाता है, शीर्ष है और ये आधार होते हैं। तो जब शीर्ष नीचे है तो हम लोग इन्वर्टेड पिरामिड बोलते हैं, उल्टा पिरामिड बोलते हैं, और जब आधार नीचे हो तो इसको हम लोग सीधा पिरामिड बोलते हैं, स्ट्रेट पिरामिड बोलते हैं। ठीक है ना। तो अब मान लो, फिर देखो एक और उदाहरण, जलीय इकोसिस्टम में। अब दूसरा लेते हैं, एक जैव भार वाला लो। ये तीनों टॉपिक उदाहरण से ही क्लियर होंगे, ज्यादा बेहतर क्लियर होगा। एक जैव भार को सोचते हैं, जैव भार, वजन, मास, बायोमास, द्रव्यमान वाला पिरामिड जरा सोचते हैं कैसा होगा, और वो भी जलीय इकोसिस्टम में लेकर चलते हैं। सबसे पहले तो जैव भार का थोड़ा सा मतलब भी समझ लेंगे। वो ड्राई वेट से निकलता है। ड्राई वेट मतलब यदि पौधा को काट दिया और पौधे को सूखने दीजिए, सूखने के बाद जो उसका पानी वाला हिस्सा है वो निकल जाए, उड़ जाए, और तब जो उस पौधे का वजन होगा, भार होगा, वो जैव भार के रूप में माना जाएगा। ठीक है। अब एक जलीय इकोसिस्टम या पौंड, तालाब इकोसिस्टम में जरा जैव भार को सोचो क्या हो रहा है। तो तालाब इकोसिस्टम में देखिए जरा, जैव भार की जैसे ही बात करेंगे कि हम लोग एक तालाब में, तो तालाब है, तालाब में इस यहाँ पहले फूड चेन को क्लियर करिए, तभी ना भार उसका निकालिएगा, हर जीव का हर लेवल का भार, तब सोच पाइएगा। तो एक तालाब इकोसिस्टम में, पौंड इकोसिस्टम में जरा एक आहार श्रृंखला खुद बना कर देखो। श्रृंखला तो होती नहीं है, होता तो जाल है, लेकिन आप श्रृंखला बनाइएगा तो दिमाग में कंसेप्ट बैठने लगेगा कि क्या होने वाला है। ठीक है ना। जाल हमेशा बना नहीं पाते हैं, सोचते हैं बना नहीं पाते, बनता है हमेशा श्रृंखला ही। तो एक भी श्रृंखला को यदि तुमने क्लियर कर लिया तो जाल को फिर सोचना शुरू कर दोगे और ये जैव भार का पिरामिड क्लियर हो जाएगा। पौंड इकोसिस्टम में लेते हैं, क्या सब वहां है। तो पौंड इकोसिस्टम में जो सबसे निचले पायदान पर है वो फाइटोप्लैंक्टन्स होते, पादप प्लवक होते। ध्यान से देखोगे, पादप प्लवक होगा उधर, पादप प्लवक को खाने वाला जंतु प्लवक होगा, जू प्लैंक्टन्स कहते हैं, जू प्लैंक्टन्स कहते हैं। अब इस जंतु प्लवक को खाने वाली वहां पर छोटी मछली होगी, छोटी मछली होगी। इस छोटी मछली को खाने के लिए बड़ी मछली होगी, बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही होगी, बड़ी मछली होगी इधर, यही होगा ना। एक पौंड में और क्या चलेगा, एक सामान्य चेन में तो यही चलेंगे। ठीक है, इस लेवल में और कोई जीव होगा, इस लेवल में मछली की कई वैरायटी हो सकती है, या और कोई दूसरा भी जीव हो सकता है जो इसको खा रहा होगा। नहीं हो सकता है, इधर कोई दूसरा भी जीव हो सकता है जो इसको खा रहा होगा। तो वो वही इशारा कर रहा है जाल के तरफ। ये तो एक चेन है, और जाल, चेन तो होता नहीं है, कल भी समझाया है, होता जाल है। लेकिन इस लेवल में कोई और जीव होगा, मान लेते हैं, जो इसको खा रहा होगा,
इस लेवल में भी कोई और जीव होगा जो इसको खा रहा होगा या इसी को खा रहा होगा। तो उलझी हुई संरचना है, लेकिन अब चेन से हम कैसे पकड़ेंगे कि जैव भार क्या होगा? तो जरा सोच कर देखो, इसका वजन जैव भार यदि लेंगे, इसका जैव भार क्या होने वाला है? सबका जैव भार सोचो और आप ही मुझे सोचकर बताओ कि जैव भार किसका सबसे ज्यादा होगा? बड़ी मछली का जैव भार सबसे ज्यादा होगा, सीधी सी बात। इसका जैव भार सबसे ज्यादा होगा, इसका मतलब ये शीर्ष उपभोक्ता है, यहां पर ये ऊपर में है। और अब यदि इसका ग्राफ तुम बनाना शुरू करोगे तो कह रहे हो इसका जैव भार सबसे ज्यादा होगा, इससे कम जैव भार इसका होगा, इससे कम जैव भार इसका होगा, इससे कम जैव भार इसका होगा। और शुरू तो हमें यहीं से करना, उत्पादक से ही किसी श्रृंखला की शुरुआत होती है। तो इसको जब लिखना शुरू करोगे उसी पैटर्न में, पिरामिड वाले पैटर्न में लिखना शुरू करोगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर फाइटोप्लैंक्टॉन्स। फाइटोप्लैंक्टॉन्स लिखते हैं और ये सबसे कम है, और बड़ी मछली इसकी संख्या इधर सबसे ज्यादा होगी। या पहले तुम यदि वैसे ना बन पाए तो ऐसे कर लो, इससे कम संख्या छोटी मछली की, तुम ऐसा तो बना सकते हो। मान लो ठीक है, तिरछा बनाने में दिक्कत हो, बाद में सोच लेंगे तिरछा हम लोग, ठीक है ना। लेकिन ऐसा तो बनाना आसान होगा। इससे कम जैव भार इसका है तो कम करते जाओ, इसका बना दिया, और इससे कम जैव भार इधर इसका है, इससे कम जैव भार इसका है तो इसको भी बना दिया यहां पर। अब ये वही चीज है, ये पादप प्लवक है, ये आपका पादप प्लवक है, ये आपका जू प्लैंकटन है, जंतु प्लवक है, ये जंतु प्लवक है। इधर छोटी मछली है, छोटी मछली है, और इधर बड़ी मछली है, बड़ी मछली है। इसके साथ साथ और भी जीव होंगे, ये अकेला नाम लिख रहे हैं तो ये अकेला जीव नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जाल होगा, बार बार रिपीट कर रहा हूं, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन गलत कर लोगे। जाल होगा, लेकिन लेवल पोषी स्तर तो कम से कम फिक्स होगा ना। जाल होगा तो पोषी स्तर तो हर जीव का फिक्स होगा। एक पोषी स्तर, ये पहला पोषी स्तर है, ये दूसरा पोषी स्तर है, ये तीसरा पोषी स्तर है, ये चौथा पोषी स्तर है। और हर पोषी स्तर पर अलग अलग ढंग के जीव हैं, एक अकेला जीव किसी पोषी स्तर में नहीं है। पोषी स्तर में अलग अलग ढंग के जीव हैं। अब हर पोषी स्तर में यदि चलने लगोगे और वजन को, यदि जैव भार को हम लोग देखेंगे तो इसका सबसे कम मिलेगा, धीरे धीरे करके ये बढ़ रहा है। और अब इसी चीज को एक ग्राफ के माध्यम से यदि हम लोग देखते हैं या बनाने का प्रयास करें तो ये पता चल रहा है, कुछ इस तरह का ग्राफ बन रहा है। नहीं बन रहा है तो ये कैसा पिरामिड हुआ? यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा आपके, ये 12th बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, जो एक तालाब इकोसिस्टम में जैव भार का पिरामिड होता है। ऑप्शन देता है, उल्टा ऑप्शन देता है, सीधा। बच्चा ऐसे ही, उसको बनाने से कोई मतलब नहीं है, वो बनाना नहीं चाहता है, वो चाह रहा है कि अपना जो रट के गया किसी में लगाओ ना, कोई सुतरवे करेगा, नहीं सुतरा तो जो है वो है, ये है, नहीं सुतरेगा। हाँ सुतरता है तो सुतारते रहिए, जिसको सुतर जाए सुतारिए, जो दिमाग लगा के बना सकते हैं वो बनाइए अपना। दोनों चीज हमने बता दिया है। सुतरने के भरोसे जो है वो सुतारते रहिए, और जिसको दिमाग है, कुछ सीखे हैं यहाँ पर, यदि टॉपिक पढ़ रहे हैं, कुछ भी समझ में आया हो तो ऐसा कोई भी सवाल देगा, आप उसको जज करें। पहले समय पर्याप्त रहता है, इंटर में उतना समय नहीं है, या नहीं आपका एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा बच ही जाता। देखता हूँ गार्डिंग वगैरह में ढेर टीचर, उसके बाद बच्चे लोग कॉपी जमा करते रहते, कहते सर ले लीजिए हो गया। तो समय, इसका मतलब बच्चों के पास बचता है। तो बचता है तो तुम क्या करोगे बचाकर? कहाँ जाओगे? हॉल से निकलकर पहले करोगे ही क्या? पहली बात। दूसरी बात, टीचर कोई निकलने देगा नहीं तुमको। जब तक सभी बच्चे की कॉपी नहीं जमा हो जाएगी आप बाहर नहीं जा सकते। बैठना है हॉल के भीतर, तो हॉल के भीतर बैठ के क्या करोगे? वहां तो मोबाइलों ने साथ में होगा, जो नचनिया वाला रील तिल देखोगे। तो वहां अपना दिमागे थोड़ा सा दौड़ाओ ना, कुछ कुछ बनाइएगा तो कुछ दिमागो चलेगा ना, कुछ चलाइए इस पर दिमाग हो। और फिर पीछे देखिए, जो क्या गलती किए हैं नहीं किए हैं खुद भी पकड़ लोगे यार, कोई दिक्कत। तो
हमने कहा पॉन्ड इकोसिस्टम में जैव भार का पिरामिड उल्टा होता है। एक एक उदाहरण को इसी ढंग से चलो। अब आओ ऊर्जा पर चलते हैं, एक ऊर्जा का भी उदाहरण लो। ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा, ऊर्जा का पिरामिड, किसी भी इकोसिस्टम का नाम लो, जिसका लोगे उसी का उदाहरण लेकर चलें। तालाब का लो, जंगल का लो, खेत का लो, हाँ जंगल। चलिए एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम में देखते हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में बच्चों ने नाम लिया फॉरेस्ट का। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ऊर्जा के पिरामिड को जज करते हैं। यहां अब संख्या नहीं है, जैव भार भी नहीं है, क्या है जी? ऊर्जा। केवल ऊर्जा को सोचना है, ऊर्जा को ही केवल सोचना है। और ध्यान से सोचो, जंगल में, ध्यान दीजिएगा, जंगल में उत्पादक होगा, जितने हरे पौधे हैं सब इसमें आ जाएंगे। इस उत्पादक को खाने वाला भी तो होगा जंगल में ना। उत्पादकों को जो खाएगा, खा रहा होगा, वो प्राथमिक उपभोक्ता होगा, प्राथमिक उपभोक्ता होगा। कोई दिक्कत? प्राथमिक उपभोक्ता को भी खाने वाला होगा जंगल में मौजूद, वो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। और इसको भी खाने वाला कोई है तो वो टर्सरी कंज्यूमर है, टर्सरी कंज्यूमर। यदि कोई और बच गया होगा, कुछ और होगा तो एगो और हो सकता है, नहीं तो यहां भी आप छोड़ सकते हैं, कोई खास बात नहीं। जजमेंट यहीं से निकल जाएगा। पिरामिड का हमको शेप ही तो पूछ रहा है, तो शेप हमको यहां से पता चल जाएगा, जजमेंट हो जाएगा यहां। कैसे? जरा सोच कर देखो। उत्पादक, जंगल के जितने हरे पौधे हैं सबों के पास ऊर्जा की कुछ मात्रा मान लेते हैं हम लोग। कितनी ऊर्जा है एग्जैक्ट तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो मन में आवे कुछ भी मान लो। ऊर्जा मान लिया 1,00,000 जूल है, 1,00,000 जूल सारे हरे पौधों को मिलाकर, सारे हरे पौधों के शरीर में 1,00,000 जूल ऊर्जा है, मान लेते हैं। अब जरा बात इधर देखो, सुनो, क्वेश्चन तभी बनेगा। इस 1,00,000 जूल में से इस उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता खा रहा होगा, तो सब इस लेवल पर जितना भी जीव होगा इसका 10% ही ऊर्जा इसको गया होगा, ठीक है ना? इसका 10% ऊर्जा ही गया होगा। इसका मतलब है, इसका यदि 10% ऊर्जा इधर गया होगा, इसका 10% कितना? 10,000, 10,000 जूल। और इसको इधर इस लेवल में, इस पोषी स्तर में जितना जीव होगा सब खा रहा होगा, तो इसका 10% एनर्जी इसको गया होगा। तो इन सेकेंडरी कंज्यूमर उस जंगल के जितने भी होंगे सब के पास ऊर्जा, इसका 10% कितना? 1,000 जूल। इसको फिर इधर खा रहा होगा, ये 100 जूल। और ऊर्जा को क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे हम उत्पादक से शीर्ष उपभोक्ता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ऊर्जा घटती जा रही है। ये तो यहीं से ऐसे ही क्लियर हो जा रहा है। जब ऊर्जा घटती जाएगी, यहां था उत्पादक, यहां था उत्पादक, इससे ऊर्जा कम गया प्राथमिक उपभोक्ता, इससे ऊर्जा कम गया सेकेंडरी, इससे कम गया टर्सरी, ये कम गया। और जब इसको ग्राफ में दर्शाओगे तो पता चलता है पिरामिड कैसा हु कह रहा है, ऐसा पिरामिड कैसा तू कह रहा है ऐसा, जबकि समझा चुका हूं। क्वेश्चन पूछता है उल्टा सीधा, कुछ भी नहीं या सब ठीक है, तो पिरामिड सीधा। बच्चे आप किसी भी इकोसिस्टम को सोच लो, ऊर्जा का पिरामिड हर इकोसिस्टम में सीधा ही होता है। ऊर्जा का पिरामिड किसी भी इकोसिस्टम में उल्टा होता ही नहीं है। चाहे तालाब इकोसिस्टम में जैव भार का पिरामिड उल्टा अभी पढ़ाए थे, और इसी उदाहरण में तालाब इकोसिस्टम है ना, इसी में तुम जरा ऊर्जा को सोचो। ऊर्जा सबसे ज्यादा इसमें से किसके पास होगा? उत्पादक के पास। तो ऊर्जा सबसे ज्यादा उत्पादक के पास होगा। और ओहो,
इधर भाग गया जी। ऊर्जा सबसे ज्यादा इसके पास होगा, उत्पादक के ही पास ऊर्जा सबसे ज्यादा होगा। तो जरा उत्पादक को सबसे ज्यादा ऊर्जा वाला बना दो, ये यहां है। इससे कम ऊर्जा इसके पास होगा या नहीं? इससे कम ऊर्जा, इससे कम ऊर्जा इसके पास, और इससे कम ऊर्जा इसके पास। अब यहां से ग्राफ यदि प्लॉट करोगे तो पता चलेगा, ये कुछ इस ढंग का ग्राफ बना है ऊर्जा के लिए। ये जैव भार के लिए बनाया था, ये ऊर्जा के लिए ग्राफ है। तो ऊर्जा का तो ये तो देख रहे हैं कि ऊपर में टैपरिंग है, ऊपर में सिरा नुकीला होता गया है। तो ऊर्जा का पिरामिड, इसका मतलब है कि पॉन्ड इकोसिस्टम में भी सीधा ही होता है। किसी भी इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है। कोई ऐसा इकोसिस्टम इस धरती पर नहीं है जिसमें कि ऊर्जा का पिरामिड उल्टा होता हो। इसलिए ऊर्जा के ही पिरामिड को वास्तविक पिरामिड कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा है, ट्रू पिरामिड, वास्तविक पिरामिड किसे कहते हैं? तो ऊर्जा का पिरामिड है, जो हमेशा सीधा होता है, इकोसिस्टम चाहे कोई भी हो। ठीक है ना? अब यहां से उस सवाल का भी आपको जवाब मिल जाएगा। खास करके छोटे बच्चे या बच्चियां, लड़कियां छोटी मछली को खाने से भागती है, बड़ी मछली पसंद करती है। जो मांसाहारी, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अब सोचो जरा कि बड़ी मछली खा रहे हैं तो हमको कितनी ऊर्जा मिल रही है। छोटी मछली खाने से ज्यादा ऊर्जा शरीर में जाएगी या बड़ी मछली को खाने से ज्यादा ऊर्जा शरीर में जाएगी? तो छोटी मछली क्यों खाना चाहिए, इसका भी जवाब यहां से मिल रहा है। इसलिए डॉक्टर बोलता है छोटी मछली खाइए, बड़ी मछली नहीं खाइए। लेकिन छोटी मछली में कांटा वगैरह ज्यादा है तो बच्चे लोग भागते रहते हैं, नहीं खाना पसंद करते हैं। लेकिन समझिए उस कंसेप्ट को कि क्यों समय बेसी भागले रे, उन्होंने पते न चले छे, तू तेहन धंधा में भिड़ा दलही है न। हम भी इधर लगे रहते हैं और ये ऐसा न हो गया है जो हमको अब तो, और यदि नहीं चलावे तो लगेगा जैसे कुछ नकली कर रहे, बनावटी हो रहा है। नहीं, अच्छा ठीक है, हो गया, खत्म भी हो गया। पिरामिड बेटा हमारा कंप्लीट हो गया। लिख नहीं पाए आज हम लोग, कल पिरामिड को पूरी तरह से लिखेंगे ही। सब तरह का पिरामिड समझा दिया है, कल हम पिरामिड को लिखा देंगे आपको। ठीक है ना? कल पिरामिड लिख लेंगे लगभग, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा।